सीएम सैनी ने कृष्ण मंदिर का किया लोकार्पण। सीएम ने मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम ने 21 लाख रुपए किए दान। कृषि कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री ने 11 लाख दिए दान। ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री की अधिकारियों को हिदायत। विजय बोले, गर्मियों में जल्द बदला जाए खराब ट्रांसफार्मर, एक गाड़ी को 24 घंटे रखा जाए तैयार। सीएम सैनी की अध्यक्षता में एचईपीवी की बैठक हुई समाप्त। बैठक में 8 संतों पर विस्तार से हुई चर्चा। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने दिया बयान। कहा, कंपनियों को निवेश के लिए हरियाणा पसंद। भिवानी में धूमधाम से मनाया गया पृथ्वी दिवस। पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम में चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार बतौर मुख्य अतिथि। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, तो जिसमें कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे और इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को महीने में 2100 रुपए दिए जाने की घोषणा किसी भी समय किसी भी वक्त की जा सकती है। प्रदेश सरकार में इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि बीपीएल धारी कार्डों को लेकर श्रेणी की महिलाओं को प्रदान किया जाए या फिर पति पत्नी की आय मिलाकर 3 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाली महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना माना जाए। सरकार का बीपीएल में आय की जांच का फैसला भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं ताकि गलत तरीके से कोई गरीब बने लोग पहले ही योजना से बाहर हो जाएं, ऐसे में सरकार परिवार पहचान पत्र की भी जांच कर रही है। बता दें आपको कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है, इस तरीके का बयान अनिल विज की तरफ से आया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष का चयन नहीं करने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज की ये प्रतिक्रिया भी अपने आप में अहम मानी जा रही है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई है क्योंकि कांग्रेस की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है। ऐसा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेने में सक्षम नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि विकास की क्या लहर पहले की मुकाबले इस बार रफ्तार में तेजी आई है। विकास चौमुखी तरह से ग्रामीणों लोगों तक रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच रहा है, धरातल तक पहुंच रहा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और एलओपी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया यहां पर अपने मेहमानों की निकल कर आती है, ये भी आज टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ राजवीर रोहेला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और सुखवीर तंवर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। राजवीर जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना की बात की जा रही थी, अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र की बात करें तो उसमें भी आपने रखा और बजट में भी प्रावधान रखा है। किस तरीके से कैसे ये पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, इस तरीके के प्रश्न चिन्ह लगातार विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, एलओपी पर भी आपकी जो पार्टी है वो भी हमलावर विपक्ष पर दिखाई दे रही, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते प्रवक्ता साथियों और आपके दर्शकों को गौरव जी प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से अस्तित्व में आई हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ और तब से हम लोगों के विकास की एक नई गाथा लिखने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल जी, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उसी संकल्प के साथ हमने लगातार सेवा करने का काम किया। वो चाहे आप नौकरियों में बिना पर्ची बिना खर्ची की बात हो, चाहे अंत्योदय की भावना जनरल फैमिली आईडी के माध्यम से जो योजनाओं का लाभ देना था अंतिम व्यक्ति तक, वो देने का काम हो, वो सारे काम हमने करके दिखाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 80 कॉलेज बनाए हैं, जिसमें 30 महिला कॉलेज है, 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज की हमने घोषणा की थी और वो निरंतर जारी है। चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो,
चाहे वो हाईवे की बात है, 12 नेशनल हाईवे हरियाणा को उनमें आए हैं अब तक। तो ये ऐसे माइलस्टोन है जो कभी नहीं टूट सकते। अंतिम व्यक्ति तक अपने लाभ देने का काम किया है। अब अंतिम टैल तक पाने की बात हो, वो काम चौधरी बंसीलाल के बाद श्री मनोहर लाल जी ने किया है, और ये पूरा हरियाणा जानता है। क्योंकि पानी का जो मसला था, उस मसले से हमने लगातार काम किया और मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हमें लगता है कि हमारी जो सरकार है वो सरकार यूनिक सरकार है बिल्कुल, और विकास को फोकस करने वाली और जनता को समर्पित सरकार है। और इस सरकार में जो नए शहरी तीसरी बार जिन्होंने शपथ ली है अभी, जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, वो नॉन स्टॉप हरियाणा सरकार है। वो सरकार धड़ाधड़ अपने फैसले ले रही है, वो हर किसी के लिए समर्पित है। अब ये संत कबीर कुटीर में या अन्य जगह पर लाखों लोगों से अब तक मुख्यमंत्री जी रूबरू हो चुके हैं, और उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या जो अभी केसेस वगैरह आती है, उनका समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाता है। ऐसे बहुत से मसले हैं। अभी आपने देखा कि भाई मतलब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने तो सिरसा में आए थे, हिसार में आए थे, यमुनानगर में आए थे, तो उन्होंने भी पूरी प्रशंसा की है कि भाई हमने एनर्जेटिक मुख्यमंत्री हरियाणा को देने का काम किया है। तो ये चीजें बता रही है कि भाई हरियाणा में जनता भी चुकी है और सरकार अपना काम करके चुकी है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ये तो आज जो आपको दिख रहा है ना हरियाणा में जो एक माहौल है, पूरे भारत में जो माहौल है निराशा का, वो 2014 से 2004 से तो बढ़ाई का, क्योंकि सोनिया गांधी जी की कांग्रेस है और राहुल गांधी जी की कांग्रेस है। वो देखिए परिवर्तन करना चाहते राहुल गांधी जी, तो वो परिवर्तन नहीं हो पाता, जिसके कारण उनके एक करके सभी साथी छोड़ के चले गए। आप उसमें लिस्ट में जो आदित्य जी भी है, आरपीएन सिंह जी है, डेविड चेरिगिल जी, और भी बहुत से नाम है। और हरियाणा में तो जो बापू बेटे ने जो 2005 के बाद 2014 तक का जो कार्यकाल था, उसमें सभी को निपटाने का काम कर दिया। वो तो उन्होंने राहुल नजदीक जी को कमजोर करने की कोशिश हो, चौधरी धर्मवीर सिंह को, या ऐसे बहुत से नेता है, क्योंकि इनको लगता था भाई ये लोग भी कंपटीशन करेंगे तुम्हारे साथ, तो उन्होंने अपना भविष्य उज्जवल देखा। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनी और सरकार में अपने अपने दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो 12-13 साल से जो संगठन खड़ा नहीं कर पाई, जिसके प्रदेश अध्यक्ष ने कभी पूरा समय नहीं बिताया अपना, जिसके जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो एलओपी की कोई बड़ी बात नहीं है इनकी। इनका किसी भी प्रभारी ने पूरा टाइम नहीं दिया। इनका जो राष्ट्र में इनका वो बना था संगठन है कि हरिप्रसाद जी के नेतृत्व में शायद 12-13 में बना होगा, उसके बाद कुछ नहीं बना। अभी भी मीटिंगों का दौर जारी है। हरियाणा की जनता भी पूछ रहे थे 37 विधान दिए, 55 सालों में वोट लेके गए ये लोग, तो जब अपने घर नहीं संभाल सकते तो जनता की लड़ाई क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जनता को लोगों ने निराश किया है और आने वाले समय में इनको फिर सबक सिखाएंगे। चलिए ठीक है सर, ये जान लेते हैं। सुखवीर जी, मैं आपके पास आता हूं और समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से विकास के दावे जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के भीतर लगातार करती नजर आ रही है, चाहे वो बिना पर्ची खर्ची की बात हो, बड़े जो है पायदान पर बैठा हुआ राजनेता भी यहाँ पर खुले मंच से जो है दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर भी बैठे हुए सभी लोग जो है ये दावे करते हैं कि बिना पर्ची खर्ची के जो सरकार का दावे था वो यहाँ पर अपना बुनाती हुई नजर आई है, और शपथ के साथ में ही इस तरीके से जो है उन्हें 25,000 युवाओं को भी रोजगार दिया गया। दूसरी तरफ आपकी जो विपक्ष है कहीं ना कहीं वो भी घेरे में नजर आ रहा है, एलओपी को लेकर, संगठन को लेकर, अपनी एक्टिविटी मुद्दों पर जिस तरीके से पकड़ को लेकर लगातार जो है निशाने पर है। क्या कहना चाहेंगे सुखवीर? मुझे भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब हरियाणा प्रदेश की सत्ता में 11 साल हो गए हैं, और मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा, उससे आपके दर्शक और प्रदेश की जनता तय करेगी कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। सबसे पहले जो गरीबी की रेखा है, सरकार के आंकड़े हैं, हरियाणा प्रदेश में 70 से 75% जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है। और इसी को अगर हम आधार माने तो प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, जो 70-75% गरीबी की रेखा है। इससे स्वतः ये बात सिद्ध हो जाती है। और अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा का निरंतर निजीकरण का प्रयास रहा है। हजारों स्कूल इन्होंने मर्जर के नाम पे बंद किए हैं, और 134 का भी जो विषय था वो इन्होंने बंद कर दिया।
और इसके अलावा जो अभी दाखिले ये अप्रैल पूरा चला गया, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में जो इन लोग की योजना थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। प्राइवेट स्कूलों में लगभग ने कोई दाखिला नहीं किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें, ढांचागत विकास नहीं और डॉक्टर्स नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं और अस्पतालों में उपकरण नहीं। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी, गुड़गांव जो 60% से ज्यादा राजस्व देता है, वहां अस्पताल को तोड़ के वहां पे पार्किंग बना दी गई। और वहीं मिलेनियम और साइबर सिटी के नाम से जो विश्व विख्यात शहर है गुड़गांव, वहां के बस स्टैंड पे कटीली तार लगी हुई है, बैरिकेडिंग कर रखी है कि कोई व्यक्ति उसमें ना जाए। और बाहर आज जो जिस टेम्परेचर है और इसके आगे जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा, वो टीन शेड के नीचे हजारों यात्रियों को उनमें गर्मी झेलनी पड़ रही है। ये इनके विकास का जीता जागता एक उदाहरण है। इसके अलावा सड़क की लगभग आंतरिक सड़कें जर्जर और जानलेवा हैं और उन पे नेशनल हाईवे को छोड़ के अभी पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 6 महीने में करेंगे। उस बात को भी मेरे ख्याल में 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। हमें तो उनकी बात पे कहीं कोई कंप्लेंट होती नहीं दिखी, पर फिर भी हम आशा करेंगे कि आगामी 4 महीने में ये हरियाणा प्रदेश की सड़कों की जर्जर अवस्था को ठीक करे। बिजली, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, क्योंकि विगत के 10 वर्षों में इन्होंने कोई भी बिजली का नया संयंत्र नहीं लगाया और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगे रेट पे बिजली खरीदी और हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बुरी तरह से लूटा है। इसके अलावा ये जगमग गांव की बड़ी बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बजट भाषण के दौरान, हरियाणा के 20% गांव 1376 गांवों में आज भी जगमग योजना का लाभ नहीं है। इसके अलावा जो 40% के आसपास लोग ढाणियों में रहते हैं, वो भी इस जगमग योजना से महरूम है। मात्र 5877 गांवों में जगमग योजना का लाभ सरकार विगत के 10 वर्षों में दे पाई है। इसके अलावा कृषि की अगर बात करें, 10 वर्षों में यूरिया और डीएपी की जब जरूरत हुई है, निरंतर कमी रही है और कालाबाजारी रही है। आंकड़े सारे के सारे उपलब्ध हैं। अभी परिवार पहचान पत्र की बात कर रहे थे हमारे रोहिला साहब, विगत के 4 वर्षों से ज्यादा परिवार पहचान पत्र जो परेशानी पत्र बना हुआ है और विसंगतियां दूर नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के लोगों को इससे बहुत तकलीफ हो रही है और मनमर्जी के डाटा बना दिए, कभी जोड़ देते हैं कभी घटा देते हैं, इनका ही नहीं पता चल रहा। और प्रॉपर्टी आईडी का भ्रष्टाचार इस प्रदेश के सारे शहरी भुगत रहे हैं। जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनी ने 90% से ज्यादा त्रुटियां यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी में करी और उनको ठीक करवाने के नाम पे जिस प्रकार से सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी उस जमीन के रेट तय करके रिश्वत तय कर रहे हैं, ये प्रदेश के शहरियों से छिपा हुआ नहीं है। और विगत के 10 वर्षों से ज्यादा के समय में जो अवैध कॉलोनियां इस पूरे हरियाणा प्रदेश में विकसित हुई है और सरकार के संरक्षण में विकसित हुई है, निश्चित तौर पर ये सारे आंकड़े ये बता देंगे कि भाई ये हरियाणा प्रदेश में विकास हुआ है या विनाश हुआ है। मैं तो 2 लाइन अदम गोल्डवी साहब की बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, इधर पर्दे के पीछे बरबसती है नवाबी, लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में। ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। निश्चित तौर पर विगत के 11 वर्ष के कुशासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये 4 लाइनें बिल्कुल ठीक और 4 लाइन लेकर जो है आपने कहीं ना कहीं अपनी बात को तो खत्म किया, लेकिन अगर बात की जाए अपने सवाल को लेकर नहीं बात पूरी की, एलओपी को लेकर मुद्दे पर नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस आऊंगा। पार्टी घेरते हैं और उसका जवाब जो है राजवीर जो देंगे, किस तरीके से जो है विकास कहां तक जो है, रोजगार नहीं पहुंचा, शिक्षा के नाम पर, मर्जर के नाम पर जो है स्कूल बंद किए गए, तमाम सारे जो मसले हैं वो आपने उठाए हैं, वो राजवीर जी देंगे जवाब। लेकिन एलओपी का भी मामला अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर में आप जो है बोल लीजिएगा।
इस बात वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे कि इस तरीके से जो है विपक्ष क्या अपनी भूमिका सही निभाता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी पक्ष सत्ता में बैठी हुई पार्टी लगातार जो दावे कर रही है कि जिस तरीके से विकास चौमुखी दिशा में जो है तेजी रफ्तार के साथ में, और बीते दिनों जो रफ्तार को पंख मिले, उड़ान मिली, उसको लेकर जो है कि जो आने वाले 2047 का जो विजन है, माफ कीजिए 47 का जो विजन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उस विजन पर जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उस पर खरी उतरती हुई नजर आ रही। देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार, और दोनों प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि खोखले वादे जुमलेबाजी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने विनाश के सिवा हरियाणा प्रदेश में कुछ भी नहीं किया। हरियाणा प्रदेश में युवाओं का बुरा हाल, नौकरियों का बुरा हाल, किसानों का बुरा हाल, महिलाओं के साथ खिलवाड़, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया। कोरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिजनेसमैन, पूंजीपति लोगों की सरकार है। बिजनेस को, उन लोगों को कैसे प्रमोट किया जाए, चुनिंदा लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उन लोगों की सरकार है। अभी एक बहुत नया जो एग्जाम्पल है, पिछले दिनों में हिसार से बिलोंग करता हूं, तो हिसार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी एक रैली की इन्होंने। मात्र एक एयरप्लेन वहां से जाता है, यहाँ सुबह रात को दिल्ली से सुबह आता है और उसके बाद अयोध्या जाता है। अयोध्या से मात्र 5-6 यात्रियों को लेकर के वो वापस आता है और रात को फिर वापस वो दिल्ली चला जाता है। तो कम से कम ये लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये गुमराह करना बंद करे। ये बताएं कि ऐसी क्या नौबत है कि सुबह एयरप्लेन को दिल्ली से यहाँ आना पड़ता है और यहाँ से वापस दिल्ली जाना पड़ता है, और उसको जो सब्सिडी जो पैसा देंगे ये लोग, उसको जो घाटे में जो प्लेन चलेगा, यहाँ सुविधाएं ना होने की वजह से, जिसको बहुत बड़े लेवल पे प्रोपगेट किया गया गौरव जी, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? अल्टीमेटली टैक्स पेयर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में हरियाणा प्रदेश में 2 विशाल रैलियां की, और इनकी रैलियों का बजट अगर आप देखेंगे तो एक रैली के ऊपर करोड़ों रुपए ये खर्च करते हैं। ये बता सकते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता को वो किसका पैसा है? वो टैक्स पेयर का पैसा है। मैं बता देता हूँ, हिसार शहर के अंदर जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उस दिन जो सड़कों पे इन्होंने होर्डिंग काटने का काम किया, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का काम किया, और उनसे 2 ही चेहरे इन्होंने खास करके जो दिखाए, वो इन्होंने अपनी ब्रांड इमेज चिमकाने का काम किया, ब्रांडिंग करने का काम किया। वो किस विभाग का पैसा था? वो गवर्नमेंट का पैसा था, वो शिक्षा हिंदी भाषा विभाग का पैसा था, इनका सूचना एवं प्रसारण विभाग का पैसा था। वो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि एक इवेंट को इतना बड़ा ये प्रोपगेट करते हैं, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं, आखिर वो पैसा किसका है? किस लिए वो इतना बड़ा पैसा यूज किया गया? किस रैली को जो मैनेज करते हैं, रैली को जो इस इवेंट को मैनेज करते हैं, वो कौन लोग हैं? किस माध्यम से वो लोग पैसा कमाते हैं? एक नंबर में वो पैसा दिया जाता है बच्चों के माध्यम से, रैली को ऑर्गेनाइज करने के माध्यम के, खाने के रूप में। खाने की बात करें, इन्होंने लाखों हजारों पैकेट बनवाए, और उस पैकेट कितने बने, एक्चुअल में संख्या क्या थी, लोगों को कैसी सुविधा मिली, कुछ भी नहीं था। वहां खाने के अंदर से बदबू आती, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड पैकेट बनाए, और दिखाए कितने गए वो मेरे को आप और हम सब लोग अगर इनसे पूछेंगे तो बता सकते हैं। तो टोटली जो ये लोग खर्च करते हैं करोड़ों रुपए रैलियों के रूप में, वो एक नंबर में पैसा दिया जाता है, और इनके अपने चहेतों को टेंडर के रूप में जो रैली इवेंट मैनेज करते हैं, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट वो लोग कमाते हैं। ये हरियाणा प्रदेश की ये जनता को सच्चाई समझनी पड़ेगी। जिस प्रदेश के अंदर निगम के चुनाव में 60% लोग वोट ना करते हो, संस्थाओं के ऊपर जिनको भरोसा ना हो कि मैं वोट करने के लिए क्यों निकलूं, इनका इलेक्शन कमीशन प्रमोट नहीं कर पाता, वोटर्स को मोटिवेट नहीं कर पाता इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। विधानसभा के अंदर ही अपने आंकड़े रखते हैं, आल जो ये बातें करते हैं, ये जलेबी और गोबर की बात करते हैं, चुने हुए नुमाइंदे इनके इतने अनुभवी लोग हैं, उसके बाद ये शिक्षा की बात नहीं करते, खेती की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, सड़क और सुरक्षा की बात नहीं करते। ये लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा का बजट कम किया, खेती का बजट कम किया, सड़कों का बुरा हाल है, सुरक्षा का बुरा हाल है। तो हरियाणा प्रदेश में मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि आप किसी भी जिस 80% आबादी की हरियाणा प्रदेश में बात करते हैं, जिसको बेनिफिशियरी बनाया गया, जानबूझ के उनको उनके साथ धोखा किया गया, उनके साथ चीट किया गया, और एक इनको खुला छोड़ा गया कि आप मैक्सिमम बीपीएल बना लीजिए ताकि लोगों को लगे कि फायदा मिलेगा। और जब फायदा मिला, इनको लोगों ने वोट किया, उससे बीपीएल के रूप में चलो कि कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को सुविधा दी है, अब उनको एफआईआर का डर भी ये लोग दिखाते हैं, उनके बीपीएल काटने का काम ये लोग करते हैं।
महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हरियाणा प्रदेश, इनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हरियाणा प्रदेश अपराध में दूसरे नंबर पे है। हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, स्कूलों की क्या स्थिति है। हाईकोर्ट ने 7 लाख रुपए इनको जुर्माना किया, 5000 स्कूल बंद किए, 334 स्कूल ऐसे जिसमें एक या 2 टीचर होंगे, और कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। पुराने स्कूलों को इन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में बदलने का काम किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आखिर कौन सा काम किया, आप बता दीजिए। सड़क इनकी टूटी हुई है, स्कूल इनके बंद होने के कगार पे है, नई शिक्षा पॉलिसी में जो बुक्स इनको आनी थी वो ये किसी भी दुकान पे इन बच्चों को बुक्स नहीं मिल पा रही है, प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। तो कौन सा काम आप बताइए, कौन से काम आपने 80% आबादी जिसको आपने बीपीएल में बदलने का काम किया, वो कोई किसने काम किया, उसके लिए कौन से आपने काम किए हैं। तो कोई जन कल्याण के काम नहीं करते, बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और इवेंट मैनेज इनके अपने लोग होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बड़ी बड़ी रैलियों का, उसका पैसा टैक्स पेयर का पैसा सरकार के डिपार्टमेंट के माध्यम से उन लोगों को देने का काम करते हैं। हिसार के अंदर जिस एयरपोर्ट की दवाइयां दे रहे हैं, उस एयरपोर्ट में बहुत बड़े घोटाले की बू आती है। डिस्चार्ज की अगर बात करें, बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कहा है, एयरपोर्ट पर जाकर के देखिए कोई सुविधा नहीं है वहां पर। किस तरह से यात्री परेशान होते हैं, किस तरह से धूप में उनको चल के व्हील चेयर लेकर के वो लोग जाते हैं और एयरप्लेन तक वहां पहुंचते हैं। 6 यात्री 7 यात्री इधर से वापिस आते हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से। टोटली फेल है। आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊंगा, आप हम यही होंगे। जिस एयरपोर्ट की बात करते हैं, ये एयरलाइन पहले भी चली गई है, लुप्त हो चुकी है। जिन्होंने चंडीगढ़ की सर्विस देने की बात की थी, माननीय कट्टर मनोहर लाल जी वहां दिल्ली हिसार से चंडीगढ़ गए थे, उस प्लेन का क्या हुआ। इसी तरह से 15-20 दिन महीने में ये प्लेन भी गायब हो जाएगा। तो धरातल पे कोई विकास नहीं है, प्रोपेट कर रहे हैं जुमलेबाजी की सरकार है। ठीक है, धरातल पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे सुखवीर तंवर जी की उन लाइनों का जो उन्होंने बोली कि जो दावे हैं वो सब किताबी हैं, और ऐसे ही वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि जो दावे हैं वो सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाते हैं, धरातल पर जो है इसका नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे राजवीर जी? अगर विकास देख रहे हैं तो 152 द्वीप और दिल्ली कटरा पर एक बार यात्रा करके देखें, तो आपको पता लग जाएगा तो ये इसी सरकार ने बनाए हैं। ये जो पीछे बनने लग रहा है, करनाल में भी बनने लग रहा है, तो एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट से बना है, जहाँ से जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, विकास वहां दिखेगा आपको। हरियाणा बनने के बाद ये पहला एयरपोर्ट बना है बिहार में। ये छोटी बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट आई है यहाँ, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये अवसर खुलेंगे, ताकत आएंगे। तो ये सारी चीजें विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात तो सुनो कि किसी स्कूल को बंद नहीं किया गया। स्कूलों में जो संख्या कम होती है तो मदद किया जाता है, अगर संख्या पूरी हो जाती है तो फिर कौन किया जाता है। तो ये अब पीएम फ्री स्कूल जो केंद्र सरकार की योजना 215 स्कूल दिए हैं, 124 स्कूल खुल चुके हैं अभी तक। तो मुझे लगता है इन चीजों में कहने को फायदा नहीं। और नई बात है जो फैमिली आईडी की है, तो फैमिली आईडी के माध्यम से घर बैठे राशन कार्ड बनता है, जो कांग्रेस सरकार ने 5-5 हजार रुपए दे के बनवाते थे, 700 रुपए दे के घर बैठे पेंशन बनती है, जो 3-3 4 पेंशन लेते हैं 2 सवाल। तो हरियाणा सरकार ने दलाली के जो चल रहा है कल से उसको बंद करने का काम किया, करप्शन पर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। और टेंडर की जो बात कह रहे हैं, तो कोई बड़े टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें कहाँ से दिक्कत आ गई आपको। रही बात जो आम आदमी पार्टी के मेरे साथी है, तो इन्होंने तो अभी देखिए दिल्ली में क्या हुआ है, सरकार भी चलेगी, एनसीडी भी चलेगी इनकी। अब जो ज्ञान देते थे तो शादियों में कम खर्चा करना चाहिए, तो मुझे लगता है संघ न्याय का बिल देख लेना चाहिए और किस सरकार ने भरा होगा वो, ठीक है ना। तो पहले चैरिटी बिगिन होम, हमें पहले अपना चरित्र ऐसा बनाने पड़ेगा तो हम दूसरों में उठा के दारू का घोटाला हो, शराब घोटाला, इसमें आपके नेता जेल में गए, वो जेल पर है। तो पंजाब में तो चल रहा है आपका, मैं आज आपके नेता वहाँ रिबन काट रहे, नारियल फोड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी किस अच्छे फोटो खिंचवा रहे हैं वो ना तो वहाँ के मंत्री है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई जनप्रतिनिधि है। तो वो भी जवाब देना चाहिए आपने। तो मतलब कैसे वो लोग रिबन काट रहे हैं वहाँ, कैसे वो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ। तो मुझे लगता है आप लोगों के पास कुछ कहने को कुछ बचा नहीं है। ठीक है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। फाइनल कमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और जो है वीरेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, और अपनी बात को 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर फाइनल कमेंट सुखवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी वीरेंद्र जी।
कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार यानी है, इनके ही अपने नेता पलवल से विधायक हैं, उन्होंने खुल करके मंच से, ओपन मंच से इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इनके बाद में उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते किस नेता ने इनको लिए कहा था। तो इनके अपने ही नेता अगर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो फिर सीधी सी समझ लेना चाहिए कि विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, सुखवीर जी फाइनल कमेंट में आपकी तरफ से जो है एलओपी पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जो है विकास पर तो आपने बहुत बात कर ली, लेकिन एलओपी को लेकर अगर 10 सेकंड में अगर बता दें तो अच्छा रहेगा। देखिए गौरव, आज हमारी हरियाणा प्रदेश इकाई की मीटिंग हुई है दिल्ली में, जो नया कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, न कि सिर्फ हरियाणा में अपितु समस्त राष्ट्र में। हम जन जागृति अभियान चलाने वाले हैं और उसमें आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश में उसकी सफलता, आपका चैनल भी उसको निश्चित तौर पे कवर करेगा। इसके अलावा जो आप एलओपी की बात कर रहे हैं या संगठन की बात कर रहे हैं, ये तो जो भी कारण रहे जो संगठन नहीं बना, लेकिन आप ये तय माने, मतलब आप मानते हैं कि संगठन कमजोर है? लोकसभा का परिणाम रहा आप मानते हैं कि संगठन कमजोर है, संगठन नहीं बन पाया किसी कारण? आप सुनिए ना बात, मुझे मेरी बात कहने दो पहले। बोलिए। कोई सवाल होता पूछ लेना। विगत लोकसभा के चुनाव में 5 में से 5 सीट लोकसभा की, और विधानसभा की बात करें वही अंतर तंत्र मंत्र से भले ही ये नंबर में आगे चले गए, लेकिन 39.909% वोट हमारे थे, 39.94 इनके थे। तो बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस में ठीक है सर, समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। कल्पना जो है जनता करेगी कि किस तरीके से जो है आपका संगठन और आपकी पार्टी किस तरीके से अपनी भूमिका निभा पाती है, नहीं निभा पाती। राजवीर रोहिला जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखवीर तंवर और वीरेंद्र शर्मा जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से सरकार के दावे पर जो विपक्ष प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और फिर अपने ही मुद्दे पर लेकर जो एलओपी के मुद्दे पर लगातार निशानों के जो है निशाने पर है विपक्ष, और उसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आती हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।